हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट वीडियो। इस पर जानकारी आपको देने वाला हूं, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहां पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें। स्टूडेंट से निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पर रिक्वेस्ट है कि वो शुरू से लेकर अंत तक देखे, सारा कॉन्सेप्ट समझे, फिर एग्जाम में आपका जो क्वेश्चंस आता है, ब्लूप्रिंट आता है, उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कीजिए। मेक श्योर है कि ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रॉपरली बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहाँ पर से सब्जेक्टिव बनेगा, कितने नंबर्स का आएगा, कैसे आएगा, इन सब चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इकाई नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर का नाम है। इसके ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं। इसके ब्लूप्रिंट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर 2-3 टॉपिक के अंदर ही ये 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि समझ में आएगा कहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन जुटाएंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसके अंदर आपको अंतर करने के लिए दिया जा सकता है, महत्व लिखने के लिए दिया जा सकता है, या सीमाएं लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रश्न सीधा भी आ सकता है, प्रश्न घुमा के भी आ सकता है, बस आपको तैयार रहना है पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे डेफिनेशन को, और डेफिनेशन को निकालेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिक या व्यष्टि विशिष्ट आर्थिक इकाइयों जैसे कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग और एक परिवार के व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। तो साफ साफ यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल गया, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक परिवार का जहाँ पर अध्ययन होगा वो क्या है, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो छोटी लेवल पर होती है, माइक्रो लेवल पर होती है। इसका जो उद्देश्य की बात करेंगे, अंतर लिखने के लिए आएगा तो आपको पहले पॉइंट पर परिभाषा ही लिखना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पर इसका उद्देश्य की बात करें तो संसाधनों, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके सर्वोत्तम आवंटन होता है। तो इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उद्देश्य भी पता चल गया, संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन। उसके बाद बात करेंगे कि इसका उपकरण क्या है, मुख्य उपकरण क्या होता है, मांग और पूर्ति से ये क्या होती है, संतुलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो उपकरण आ गया वो हो गया मांग और पूर्ति। अन्य नाम इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव अगर इस चैप्टर से आता तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन हमको इसको अंतर के लिए तैयार करना है, अंतर और परिभाषा के लिए तैयार करना है, इसलिए आपको 4 पॉइंटों को याद करना है। उसके बाद बात करें आपकी समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपोजिट होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो बात करते हैं आपके समष्टि अर्थशास्त्र की। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों और औसतों यानी कि राष्ट्रीय आय हो गया, कुल रोजगार हो गया, कुल उपभोग का अध्ययन करते हैं। बड़े पैमाने पर जिस अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है वही क्या है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो इस तरीके से ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। पहले परिभाषा को समझे और उसके बाद आप कैसे लिख सकते हैं उनके अनुसार उसको लिखे।
इसकी केंद्र बिंदु बोलेंगे तो पूरा आय का विश्लेषण होगा, वो भी राष्ट्रीय लेवल पर होगा, नेशनल लेवल पर होगा। मुख्य समस्या की बात करें तो यहाँ पर आय एवं रोजगार का निर्धारण की समस्या होती है, इसको निर्धारित कर पाना इसमें क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और ऐसे ही आपको लगातार इकोनॉमिक्स का वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। उसके बाद बात करते हैं आपके अगला, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पर अंतर करेंगे। कम से कम 4 अंतर तो होना ही चाहिए और इन्हीं 4 अंतर को अगर महत्व पर क्वेश्चन पूछा जाता है या विशेषताओं पर पूछा जाता है तो वो भी आप यहीं से लिखेंगे। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पर डिफरेंस करेंगे। सबसे पहली बात होती है परिभाषा। इसमें आर्थिक इकाई के एक भाग यानी कि 1 पार्ट्स यानी कि व्यक्तिगत का अध्ययन किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक वृहत यानी कि बड़ी इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है इसका मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उद्देश्य पर्पस की बात करें तो संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है, संसाधनों का बंटवारा होता है। इसका होता है पूर्ण रोजगार एवं विकास से होता है। इसकी प्रमुख उपकरण की बात करें तो मांग और पूर्ति होती है। इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति होती है। बस ये संपूर्ण के लिए केवल एक मांग और एक पूर्ति है तो वो कहलाएगा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समग्र मांग और समग्र पूर्ति है तो वो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो ये उपकरण में आएगा। समस्याएं यानी कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम दैट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मुख्य समस्या कीमत का निर्धारण है। यहाँ पर कीमत को निर्धारित कर पाना है। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, एक चैलेंजेस है, समस्या है। यहाँ पर मुख्य समस्या आपका क्या है, आय और रोजगार का निर्धारण, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन यहाँ पर चैलेंजेस है। उसके बाद बात करें व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत आय और फर्म का उत्पादन, तो उदाहरण पॉइंट को भी आप याद कर ले। यहाँ पर आ जाएगा बड़ी उद्योगों पर यानी कि राष्ट्रीय आय है, मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है, सरकारी बजट है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो इनको आपको कर लेना है। मान्यताएं की बात करें तो यह पूर्ण रोजगार की मान्यताएं पर आधारित है और यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार को मानता है। इस तरीके से ये आपको 4 अंतर एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। उसके बाद बात करें आपके, अगर क्वेश्चन में एक निष्कर्ष तरीके से आपको क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन पूछने का अगर वेरिएट किया यानी कि शब्दों को बदल के अगर दिया क्वेश्चन तो आपका आ सकता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। एक का विश्लेषण करने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, घुमा के आएगा लेकिन आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद आपका अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाएं और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और ये 11वीं का कॉन्सेप्ट है, 11वीं का क्वेश्चन है और 11वीं का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। क्लास 11 से ये निकल कर आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द रिसोर्सेस। तो यहाँ पर आपका है आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से होती है तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि उपभोग, उत्पादन और निवेश, ये कहलाएगा आपका आर्थिक क्रियाएं। उसके बाद बात करें आपके रिसोर्सेस की, संसाधन की, तो संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन क्या होता है, तो ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिसका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे रिसोर्सेस कहते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। जैसे कि भूमि आ जाएगा, श्रम आ जाएगा, मशीनें आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का पॉइंट, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। इसमें श्रम आ जाता है, भूमि आ जाता है, मशीनें आ जाती है। उसके बाद बात करें आपकी वस्तु की, तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली मूर्त सामग्री
को क्या कहते हैं, आपकी वस्तु गुड्स कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है वो, तो इसमें कपड़े आता है और भोजन आता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। लेकिन आपको व्यष्टि और समष्टि पर ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर पर। उसके बाद सेवाएं, क्योंकि इसमें आपका इंटरनल क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन अथवा पर मिलेगा। सेवाएं, सेवाओं पर आ जाएगा मूर्त, अमूर्त एवं अदृश्य क्रियाएं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं उसको कहते हैं अमूर्त और अदृश्य क्रियाएं। जैसे कि डॉक्टर सेवाएं प्रदान करती है, बदले में फीस लेती है। फिर शिक्षक, शिक्षक भी कार्य करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ये सब सेवा की कैटेगरी पर आता है। उसके बाद बात करें आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है, आर्थिक समस्या और दुर्लभता, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्कैर्सिटी। आर्थिक समस्या क्या है? यह मुख्य रूप से चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या क्या होती? चयन की समस्या होती, चॉइस क्या करे, कि चयन किस प्रकार से करे। यह साधनों के आवंटन की समस्या है। समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो बात करें समस्या क्यों उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य की जो डिज़ायर है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो आज सोचता है कि ये भी करूं, वो भी करूं, और फिर 2 दिन के बाद भी सोचेगा कि वो ये भी करूं, और भी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, कर सकता, ये सारी चीज़ें डिज़ायर पर आ जाती है। उसके बाद बात करें आपके साधन की, संसाधन सीमित और दुर्लभ है, क्योंकि आपको पता है कि संसाधन का लगातार उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण उसकी दुर्लभता बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप सोना चांदी को देखते हैं, तो सोना चांदी जो है वो बहुत ही कम मात्रा पर उपलब्ध है, दुर्लभता उसकी ज़्यादा है, इसलिए उसकी मांग क्या है, ज़्यादा है। अगर वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में होता तो उसका दुर्लभता कम होता। साधनों के वैकल्पिक उपयोग संभव है। अगर साधन मिल रहे हैं तो उसके वैकल्पिक क्या हो सकते हैं, एक चीज़ों को आपको सोचना है। उसके बाद है मुख्य कथन, कॉन्सेप्ट निकालते हैं इससे। कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के देते हैं, आपको लगता है कि नहीं पढ़ें, तो ये कहलाता है कॉन्सेप्ट। दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है, क्योंकि साधन तो कम है, उसके उपयोग अनेक है, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। उसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपका अंतर रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा। टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स, यहाँ पर लगता है कि टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स होगा वो डिफरेंस का होगा। प्रश्नों का जो प्रकार दिख रहा है इस चैप्टर में, 3 अंतर हमको देखने को मिलता है। एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन कम दिखता है, इसलिए हमको लगता है जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो अंतर ही आएगा। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है वास्तविक और सकारात्मक अर्थशास्त्र, तो दोनों नामों को आपको पता होना चाहिए, सकारात्मक भी और वास्तविक भी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्या है, यह क्या है या वास्तव में क्या होता है का अध्ययन करता है। जिसको बोल दिए क्या है तो आप समझ जाना कि ये क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र है। सत्यापन, इसकी जांच वास्तविक तथ्यों से की जाती है कि जो वास्तव में होता है। उद्देश्य की बात करें तो यह कारण और परिणाम से संबंध को बताता है। अगर उदाहरण को देखें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। भारत में जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो एक वास्तविक तथ्य है। कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, तो ये वास्तविक तथ्यों पर क्या होता है, लागू होता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग क्या होती है, अधिक हो जाती है। उसके बाद बात करें आपके आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो क्या है, यह क्यों होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर भी आएगा क्या है का मतलब होगा क्या होना चाहिए। दिस इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका जो वेरिफिकेशन किया जाता है, इसकी जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि यह सुझावों और विचारों पर आधारित होती है। क्या होना चाहिए तो आपको समझ में आ गया, ये सुझाव है, विचार है, तो ये चीज़ आती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र पर। इसका जो उद्देश्य होता है, उचित अनुचित समाज कल्याण का विश्लेषण करता है। उचित अनुचित क्या है, समाज कल्याण जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए होते हैं। उदाहरण अगर की बात करें तो भारत में अमीर और गरीब के बीच असमानता कम हो गई है।
भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है। इस तरीके से अगर मुद्दों के बारे में बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके अंतर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उनसे भी आपको बाहर निकलना है तो अब आ जाता है आपका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन। जो समझने वाला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे, परिभाषा से समझ में आता है कि आगे क्या पढ़ना है। ये पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपको समझे तो दिमाग में जाए, और उस दिमाग में जाने के बाद आपको कुछ तो याद हुआ होगा, ऐसे लगना चाहिए। तो यहाँ पर दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जिनका उत्पादन एक अर्थशास्त्र में उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के पूर्ण एवं कुशल उपयोग से कर सकती है, ये कहलाता है पीपीसी। यानी कि दो वस्तुओं का सभी संयोग जिसका अपन अर्थशास्त्र के संसाधन और तकनीक के प्रयोग करके हम उसको बना रहे हैं। तो मान्यताएं की बात करें, एग्जम्पशंस की बात करें तो एग्जम्पशंस क्या होंगे, यहाँ पर संसाधनों की मात्रा निश्चित है, जैसे कि मैंने पहले बताया ये दुर्लभता है, संसाधन दुर्लभ होते हैं। दूसरा, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग हो रहा है, तो संसाधनों का लगातार प्रयोग होते जा रहा है। तकनीक क्या है, स्थिर है, बदलती नहीं है। तकनीक तो प्रोसीजर आपका वही रहेगा, तकनीक को बदला नहीं जा सकता है। अर्थशास्त्र में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो ये उसके एग्जम्पशंस पॉइंट है। उसके बाद बात करेंगे आपके पीपीसी की बात करेंगे, तो पीपीसी की जो विशेषताएं हैं या निष्कर्ष है वो क्या है, बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या होता है, ढलान होता है, ढालू होता है। क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संसाधनों के सीमित होने के कारण, संसाधनों का जो लिमिटेड होने के कारण क्या होता है, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं का उत्पादन क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन सीमित है। अगर गेहूं को उगाना है तो चावल को कम करना पड़ेगा, चावल को ज़्यादा करना है तो गेहूं को कम करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें मूल बिंदु की ओर नतोदर, यहाँ पर आपको शब्दों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स शब्दों को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है या बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण होता है। जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी अवसर लागत का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अवसर लागत आपको अगले चैप्टर पर भी मिलेगा। अवसर लागत मतलब होता है एक वस्तु के लिए दो चॉइस आपको मिलेगा, एक चॉइस को चुनना पड़ेगा और एक चॉइस को त्यागना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण होता है। जैसे जैसे हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ता है। फिर बात करें आपकी इसके लिए सूत्र की, तो सूत्र आप बना सकते हैं सीमांत उत्पादन संभावना या सीमांत अवसर लागत, यह एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत होती है। तो जहाँ पर आपका सूत्र होता है MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इक्वल टू डेल्टा वाई, यानी कि त्याग का होता है ये त्यागने वाली वस्तु, और डेल्टा एक्स का मतलब होता है लाभ वाली वस्तु। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपका क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर आपका अगला जो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ आपको पढ़ने की देरी होती है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करना है बच्चों और शेयर करना है। और इस फ्यूचर को, ये फ्यूचरिस्टिक के लिए सभी बच्चों के लिए है, आने वाली जो है और अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिलाएंगे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उन सभी बच्चों के लिए है, ताकि इनको पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं और अच्छा तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और आने वाली फ्यूचरिस्टिक्स के लिए। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बन रही है, प्रॉपर आप देख के अच्छे से समझकर कम टाइम में चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। तो अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, किसी साधन के प्रयोग की अवसर लागत
उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का मूल्य होता है। ये तो हुई इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज। अगर अपनी भाषा में बात किया जाए तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ये संसार का नियम है। ये संसार सभी जानती है कि एक चीज़ों को पाने के लिए दूसरी चीज़ को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। बगैर त्यागे बगैर कुछ चीज़ नहीं मिल पाता है। तो उस पाने वाली वस्तु को ही अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण आप कुछ भी बनाओ। एक व्यक्ति को शिक्षक बनकर 50,000 कमा सकता है, लेखक बनकर 60,000 कमा सकता है। तो इंसान तो विवेकपूर्ण है। वो देखेगा, या तो वो उसका आधार होगा कुछ अलग होगा, विज़न अलग होगा तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी को सीधा सीधा पूछेंगे कि आप 50,000 लोगे या 60,000 लोगे, तो उसका ऑप्शन यही होगा, सर मुझे तो 60,000 चाहिए, मुझे परिवार चलाना है, मुझे घर चलाना है, मेरा तो थोड़ा में काम नहीं बन सकता। तो विवेकपूर्ण व्यक्ति होगा और जिसका विज़न होगा, कुछ क्लियर होगा, वो तभी जाकर किसी कम विकल्प की ओर भी ध्यान देगा, या तो उसकी मजबूरी होगी। लेकिन अगर एक विवेकपूर्ण व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो हमेशा ज़्यादा को चॉइस करता है। तो जो चॉइस करता है वो बन जाती है आपकी अवसर लागत। उसके बाद बात करेंगे आपके अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को ध्यान रखना है। तो बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको अंतर में से शब्दों को निकाल लेना है। शब्दों को ये निकाल लेंगे, निकालने के बाद ये आसान हो जाएगा। क्या पढ़ना है? स्वामित्व की बात करो आप। इसकी स्वामित्व किसके पास होती है? मार्केट इकोनॉमी की जो स्वामित्व होती है, ओनरशिप होती है, वो प्राइवेट कंपनी की बात होती है। प्राइवेट कंपनी कभी नहीं चाहती कि मेरा जो हो फ़ायदा ना हो। फ़ायदा वो हमेशा सोचती है, इसलिए वो अधिकतम लाभ के बारे में सोचती है। समाज कल्याण को बहुत साइड में कर दो, हमें प्रॉफिट कमाना है, हमारा पर्पस यही है कि प्रॉफिट ही कमाना है। उसके बाद निर्णय है मांग और पूर्ति की इच्छा शक्तियों द्वारा होता है कि मांग कितना है और उसकी पूर्ति कितनी है, उसके अनुसार निर्णय होता है कि बाजार अर्थव्यवस्था किस तरीके से मार्केट की मोनोपोली को बनाए। अगर एक चीज़ की अगर मांग ज़्यादा है तो उसकी पूर्ति भी उतनी होनी चाहिए। जब तक कि पूर्ति नहीं होगी तब तक कि मांग, आप अगर पूर्ति कम है तो मांग क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। अगर पूर्ति ज़्यादा है तो मांग क्या हो जाएगी आपकी, कम रहेगी। इस तरीके से इसका रिलेशनशिप्स होता है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी सरकार की। तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि बाजार का जो होता है पूरा अधिकार वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर्स का होता है। उदाहरण आपको देख सकते हैं, जो बाजार होगा अमेरिका और जापान। फिर आपका केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका जो स्वामित्व हो सकते हैं, नाम से लिखा है केंद्रीकृत शब्द आ गया, सरकार के हाथों पर है। ये समाज या सरकार का स्वामित्व होता है। अधिकतम सरकार का जो उद्देश्य होगा, सरकार के पास फंडिंग्स होती है, सारी चीज़ें होती है। तो जो अधिकतर चीज़ों के बारे में सोचती है वो कल्याण के बारे में सोचती है कि कुछ कल्याण हो जाए, कुछ भलाई हो जाए। तो ये इसका पर्पस होता है। निर्णय की बात करें तो केंद्रीय सत्ता के पास होता है, जो राज्य के सरकार होंगे या केंद्र के सरकार होंगे उनके हाथों पर निर्णय होता है। उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता की संप्रभुता बाधित होती है। उपभोक्ताओं के पास स्वतंत्रता कम होती है, कुछ हद तक के ही उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण आ जाएगा चीन, कुछ हद तक के चीन है, और पूर्व सोवियत संघ है जहां पर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था चलती है। सारा कंट्रोलिंग सरकार के हाथों पर होता है, यानी कि फ्री मार्केट वहां पर कम देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें आपके मिक्स इकोनॉमी की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही समझ आ रहा है, मिश्रित, जहाँ पर केंद्रीकृत होगा और साथ ही साथ आपकी निजी और सार्वजनिक दोनों मिलजुल कर सहभागिदारी बनेंगे, तो वो कहलाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स इकोनॉमी को कहा जाएगा।
इनका जो भी पर्पस होगा दोनों ओर होगा, क्योंकि दोनों का मेल जोल से ये बना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लाभ कमाना और समाज कल्याण दोनों को संतुलन बनाए रखना ताकि इस अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सके। विशेषता इसमें बाजार तंत्र और सरकारी नियंत्रण दोनों काम करते हैं और ये है भारत की अर्थव्यवस्था। अगर क्वेश्चन आ गया भारत किस अर्थव्यवस्था में आता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आता है। भारत में सरकार का भी प्रभुत्व है, सरकार यानी कि जनता का भी प्रभुत्व है। उसके बाद बात करें आपके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, की पॉइंट की बात करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा को प्रस्तुत किया था। एक व्यक्ति का अर्थ होता है निर्णय लेने वाली इकाई को एक व्यक्ति का कहा जाता है। आर्थिक नीति में सहायक व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र सरकार को नीतियां बनाने में, सरकार को जो पॉलिसीज बनाते हैं उनमें हेल्प करती है आर्थिक नीति। तो ये रहा पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो और आज ही आपको सेकंड चैप्टर्स की भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बस इतना आप पढ़ लेते तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना समझना ये होता है कॉन्सेप्ट की कहानी। सिर्फ एक बार पढ़े, क्या घुसा दिमाग में देखे और घुसा नहीं तो दोबारा इसको जहाँ पर लगता है कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया उनको आप रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार में आपको पढ़ने के बाद समझ जरूर आ जाता है। मेन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी हो जाता है। अगर ये पूरा पढ़े तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो या कुछ चीज़ें समझ में आया होगा, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, अवसर लागत आया होगा। कुछ हो सकता है बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में समझ में आया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल समझ में ना आए। 0% ऑफ द लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है। सीखने में अगर बात करेंगे तो आपने अगर आज पढ़ा, ध्यान से पूरा चैप्टर को देखा तो नो डाउट इनमें से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।